हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो लास्ट क्लास में जो हम डिस्कस कर रहे थे वो कुछ हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जिनको लेकर हमने बात करी और कुछ यूजफुल टर्म्स। आज की क्लास में हम कुछ और नए टॉपिक्स और यूजफुल टर्म्स को सीखेंगे और क्या होता है, किस तरीके से वो न्यूज़ में रहते हैं, और एक जो बेसिक नॉलेज है आपको इससे मिल जाएगी, जिससे जब भी वो न्यूज़ में आए तो आपका एक करंट अफेयर का पार्ट आपका कवर हो और आप उस न्यूज़ को एक तरीके से अननोन तरीके से ना समझें, क्योंकि वो फैक्ट्स या जो वो टर्मिनोलॉजी है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो लास्ट क्लास में हमने डार्क मैटर, डार्क एनर्जी, ड्रोन्स और इन सब को लेकर आपसे बात करी। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को लेकर। व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट? आपको पता है, वेस्ट मतलब यही कचरा होता है। अपिस्टी यानी कचरा, तो यानी जो यूजफुल ना हो। और वहीं इलेक्ट्रॉनिक आने से क्या जुड़ जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी इलेक्ट्रॉनिक के रिगार्डिंग वो जो है बात हो रही है। उदाहरण के तौर पे जैसे मोबाइल, खराब मोबाइल फोन हो गया, खराब टेलीविजन सेट हो गए, माइक्रो ओवन हो गए, रेफ्रिजरेटर हो गए। जो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं, जब वो खराब हो जाते हैं, वो उपकरण, इलेक्ट्रॉनिकल और इलेक्ट्रिकल उपकरण खराब हो जाते हैं, तो उनका जो वेस्ट होता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। अब आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो है वो बायोडिग्रेडेबल तो होते नहीं है, और वो काफ़ी हज़ार्डियस होते हैं। हज़ार्डियस का मतलब क्या है? वो एनवायरनमेंट को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। तो क्या इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को लेकर किसी तरीके की प्लानिंग है, या सरकारें इस पे किसी तरीके का काम कर रही है? इन सब बातों को आज की अभी हम टॉपिक इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट में जानेंगे। Electronic waste, there are two parts of discarded and obsolete electronic gadgets and equipment which can be recycled and other are purely a waste. तो बेकार और अप्रचलित इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और उपकरणों के दो भाग होते हैं। एक जिन्हें निर्वीकरण, यानी निर्वीकरण का मतलब है जिनको दोबारा रिसाइकल करके जो है दोबारा यूज में ले लिया जाता है, किया जा सकता है। और दूसरे वो जो पूरी तरह से अपिष्ट होते हैं, यानी खराब होते हैं। फेंके गए कंप्यूटर, डिस्कार्डेड कंप्यूटर, ऑफिस इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स, कार्यालय इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, एंटरटेनमेंट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, मनोरंजन उपकरण इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल फोन, टेलीविजन सेट, माइक्रो ओवन और रेफ्रिजरेटर या जो फ्रिज होते हैं, और ऑफन डम्प्ड बाय द बायर रेदर देन रिसाइकल एंड दस वे एडेड टू वेस्ट। तो ये बजाय, यानी ये जो आपको एग्जांपल दिए इत्यादि, पुनर्नवीनीकरण की बजाय खरीदार द्वारा फेंक दिया जाता है। जैसे आपका फोन खराब हो गया, आपने फेंक दिया, घर पे पड़ा हुआ है, फिर उसके बाद उसको डस्टबिन में डाल दिया। वहीं आपका कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान खराब हो गया, उसको फेंक दिया, तो उसको फेंकना नहीं है, उसको रिसाइकल के लिए देना है। तो आजकल बहुत ज़्यादा मार्केट है, आप आराम से गूगल पे सर्च करो, इंटरनेट पे ढूंढो, तो आपको पता चल जाएगा रिसाइकल के क्या क्या तरीके। तो उस जो है पार्ट से जुड़िए और उनको रिसाइकल के लिए दे दीजिए। However, there are parts called secondary scrap, consist of copper, steel, plastic, etc., which can be separated from the obsolete items and can be recycled. तो हालांकि सेकेंडरी स्क्रैप नामक हिस्से होते हैं जिसमें क्या होता है, हमारा तांबा होता है, स्टील होता है, प्लास्टिक होती शामिल होते हैं, जिनको अप्रचलित वस्तुओं से अलग करके, यानी जो पूरी तरीके से खराब है, उनसे अलग करके उनका जो है इस्तेमाल ले लिया जाता है और उनको पुनर्नवीनीकरण के लिए भेज दिया जाता है। एंडोमेट्रोसिस अब क्या होता है? एंड्रोमेट्रोसिस समझेंगे। एंड्रोमेट्रोसिस इज एन एनीमेटिक डिजीज एंड इज ऑफन पेनफुल डिसऑर्डर इन वुमेन इन विच टिश्यूज दैट आर नॉर्मली लाइंस विद द इनसाइड ऑफ द यूट्रस। तो एंड्रोमेट्रोसिस जो होते हैं वो महिलाओं में एक जो है बीमारी होती है, एक रहस्यमय बीमारी है जो अक्सर महिलाओं में दर्दनाक विकार होता है, जिसमें उत्वक यानी जो टिश्यूज जो सामान्य रूप से गर्भाशय के अंदर रेखा बना लेते हैं। तो यानी मान लो ये गर्भाशय है, ये यूट्रस है, ये यूट्रस हो गया, ये मान लो ये फैलोपियन ट्यूब हो गई, इधर से ये यूट्रस हो गया। तो इसमें क्या होता है, ये लाइनिंग बना लेंगे, टिश्यूज की लाइनिंग बन जाने लगती है। एंडोमेटेरियम ग्रोज आउटसाइड द यूट्रस, और एंडोमेटेरियम गर्भाशय के बाहर बढ़ता है। इसमें इट इज मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व द ओवरीज, फैलोपियन ट्यूब्स एंड टिश्यूज लाइनिंग द पेल्विस। तो ये फैलोपियन ट्यूब और श्रेणी के परत वाले उत्तक में शामिल होते हैं।
इट इज़ नॉट एन ईजी टू डायग्नोज और ट्रीट दिस डिसीज और डिसऑर्डर। तो इस बीमारी को या विकार को निदान या इलाज करना आसान नहीं होता है, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती है इसको जो है ठीक करना, क्योंकि इससे फिर दर्द भी बहुत ज़्यादा होता है। अथाइलिन बिस्टेरामाइड, ये क्या होता है? ईबीएस। देखो इथाइलिन मतलब ये जो भी है ऑर्गेनिक कंपाउंड है, यानी ऑर्गेनिक का मतलब होता है कार्बनिक यौगिक है। इथाइलिन बिस्टेरामाइड इज अ वाइडली यूज्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। इट वर्क एज अ फॉर्म रिलीज एजेंट। तो ये फॉर्म रिलीज एजेंट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इट सर्व एज अ डिस्पर्जिंग एजेंट, इंटरनल एक्सटर्नल लुब्रिकेंट एंड एन एंटी स्टैटिक एंड एंटी फॉर्मिंग एजेंट। तो ये एंटी फॉर्मिंग और एंटीस्टैटिक एजेंट के तौर पे इसका इस्तेमाल किया जाता है, फैलाव एजेंट के तौर पे, झाग। इथाइलिन बिस्टेरामाइड एक व्यापक रूप से इस्तेमाल किए जाने वाला कार्बनिक यौगिक है। यह फॉर्म रिलीज एजेंट के रूप में काम करता है। यह एक फैलाव एजेंट, आंतरिक या बाह्य स्नेहक और एक एंटीस्टैटिक और एंटी फॉर्मिंग के एजेंट के रूप में कार्य करता है। फ्लोरिनेटेड पॉल्यूटेंट्स, पीएफएस क्या होता है? फ्लोरिनेटेड पॉल्यूटेंट्स आर पॉल्यूटेंट दैट टर्न अप इन ड्रिंकिंग वाटर अक्रॉस द ग्लोब। तो जो फ्लोरिनेटेड प्रदूषक है, ये प्रदूषक है जो दुनिया भर में पीने के पानी में बदल जाते हैं। टेक्नोलॉजीज आर बीइंग डेवलप्ड टू डिस्ट्रॉय पीएफएस इन ड्रिंकिंग वाटर सप्लाईज। तो आपने देखा होगा जो आरओ की ऐड आती है, जो पानी को साफ करने की जो मशीन होती है, उनको ऐड आती है तो उन पे लिखा रहता है पीएफएस फ्री, यानी ये जो फ्लोरिनेटेड पॉल्यूटेंट है उसको भी नष्ट कर देता है पानी में। तो अब आजकल जो है तकनीकी इस तरीके से बन रही है, विकसित की जा रही है, जिससे वो पेयजल यानी पीने के पानी में पीएफएस को खत्म करके नष्ट कर सके और पानी को शुद्ध रूप से पीने योग्य बना सके। हीलियम 3 आइसोटोप ऑन मून। ठीक है, तो हीलियम 3 आइसोटोप ऑन मून, तो मून की सतह पर हीलियम 3 आइसोटोप पाया गया है। हीलियम 3 बीटा, हीलियम कॉल्ड हीलियम। तो ये हीलियम 3 बीटा क्या है? ये हीलियम का आइसोटोप है, इसको हीलियम भी कहा जाता है। इज अ लाइट नॉन रेडियोएक्टिव आइसोटोप ऑफ हीलियम। तो ये नॉन रेडियोएक्टिव है, यानी ये रेडियोधर्मी नहीं है, ये हल्का और गैर रेडियोधर्मी आइसोटोप है विद 2 प्रोटॉन्स एंड 1 न्यूट्रॉन। तो इसका क्या है? जिसमें 2 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन होता है। हीलियम हैज 2 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन। तो कॉमनली इसके सामान्य हीलियम में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। मच स्पेक्यूलेशन हैज बीन मेड ओवर द पॉसिबिलिटी ऑफ हीलियम 3 एज अ फ्यूचर सोर्स। तो भविष्य में ऊर्जा के स्रोत में हीलियम 3 की संभावना को बहुत अटकलें लगाई जा रही है। तो बोला गया है कि जो भविष्य में जो ऊर्जा के रूप में जो ऊर्जा के अगर हम बात करें विकल्प में, जो अगर हम इस्तेमाल करें बात करें तो हीलियम 3 का भी इस्तेमाल भविष्य में देखने को मिल सकता है। Unlike the most other nuclear fusion reaction, the fusion of helium-3 atom release large amount of energy without causing the surrounding material to become radioactive. अब कहने का मतलब यह है कि जो अधिकांश में जो अन्य परमाणु सलायन प्रतिक्रियाओं के विपरीत काम करता है, जो परमाणु सलायन होते हैं, सलायन प्रतिक्रिया होती है, फ्यूजन प्रक्रिया होती है, उसमें से जब एनर्जी निकलती है तो वो दूसरी जो आसपास के जो उनके मान लीजिए सामग्री होती है, जो मटेरियल होता है, उसको भी रेडियोधर्मी बना देते हैं। लेकिन हीलियम 3 के परमाणु के सलायन से आसपास की सामग्री को रेडियोधर्मी बनाए बिना बड़ी मात्रा में ऊर्जा निकलती है। However, the temperatures required to achieve helium-3 fusion reaction are much higher than in traditional fusion reaction, and the process may unavoidable create other reactions and themselves would cause the surrounding material to become radioactive. अब क्या है, हालांकि हीलियम 3 सलायन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने के लिए आवश्यक तापमान पारंपरिक सलायन प्रतिक्रियाओं की तुलना में बहुत अधिक है और यह प्रक्रिया अपरिहार्य रूप से अन्य प्रतिक्रियाओं को पैदा कर सकती है जो आसपास की सामग्री को रेडियोधर्मी कारण बना देते हैं। तो जो दूसरे रेडियो फ्यूजन होते हैं तो वो आसपास की सराउंडिंग को रेडियो धार्मिक बना देते हैं, रेडियो एक्टिव कर देते हैं, जो कि काफी ज्यादा नुकसानदेह होता है। द अबंडेंस ऑफ हीलियम 3 इज थॉट टू बी ग्रेटर ऑन द मून देन ऑन अर्थ। तो ये माना जाता है, ऐसा माना जाता है कि जो हीलियम 3 की जो प्रचुरता है वो पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा पे ज्यादा है। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि आने वाले समय में चंद्रमा पे खनन किया जाएगा और हीलियम 3 का खनन करके वापस उसे पृथ्वी पर लाया जाएगा।
Embedded in the upper layer of regolith by a solar wind, have been embedded in the upper layer of regolith by the solar wind over the billion of years, though still lower in abundance than in the solar system gas giants. तो जो अरबों वर्षों से सोलर हवाओं द्वारा रेजिलिथ की ऊपरी परतों में समाई हुई हैं, हालांकि सौरमंडल की गैस दिग्गजों की तुलना में इसकी प्रचुरता अभी भी कम है। यानी जो सोलर गैस वाले जो प्लैनेट है, जो इनके अंदर गैस की मात्रा ज्यादा है, जिन प्लैनेट्स के अंदर, उनके अंदर तो भी जो है ज्यादा है हीलियम। अब आता है कैस्टेराइट। कैस्टेराइट क्या होता है? कैस्टेराइट इज अ सल्फाइड मिनरल विद फॉर्मूला, ये इसका फॉर्मूला है Cu2ZnFeSnS4. It is a zinc-rich greenish black mineral. It was first plucked from the ground in the 1950s in Siberia. तो कैसेराइट एक सल्फाइड खनिज है जिसका सूत्र Cu2ZnFeSnSO4 ये है। यह एक Zn समृद्ध हरा काला खनिज जिसे पहली बार 1950 के दशक में साइबेरिया की जमीन से निकाला गया। किसी लिए काम आता है, आगे देखते हैं। द सिंथेटिक कैस्टराइड्स आर यूज्ड इन फोटोवोल्टिक सेल्स। अब जो फोटोवोल्टिक सेल्स होते हैं, जो फोटोवोल्टिक कोशिकाएं होती है, में उनका इस्तेमाल किया जाता है। दीज आर मटेरियल्स यूज इन थिन फिल्म पीवी टेक्नोलॉजीज। तो ये पतली फोटोवोल्टिक सेल टेक्नोलॉजी में इस मटेरियल का जो है इस्तेमाल किया जाता है। तो सिंथेटिक कैसेराइड का उपयोग फोटोवोल्टिक कोशिकाओं में किया जाता है क्योंकि यह पतली फिल्म पीवी मतलब फोटोवोल्टिक तकनीक की उपयोगी का एकमात्र सामग्री है। Synthetic analogies of casterides have been developed which are very stable and are based on common elements such as copper, zinc, tin and sulfur, often abbreviated at CZTS. तो कैसेराइड के सिंथेटिक एनालॉग विकसित किए गए हैं जो बहुत स्थिर और तांबा, जस्ता, टीन, सल्फर जैसे सामान्य तत्वों पर आधारित है। अक्सर CZTS को जो है कि संक्षिप्त में किया जाता है। और आपने देखा होगा फोटोवोल्टिक सेल्स कहाँ यूज होते हैं? सूर्य ऊर्जा, जो आप सोलर एनर्जी से आप बिजली बनाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, तो उधर तब हम फोटोवोल्टिक सेल्स का जो है उपयोग करा करते हैं। राइट, चलिए लिथियम आयन बैटरीज, थोड़ा सा हमने इसके बारे में पढ़ा था लिथियम एयर बैटरीज को लेकर। लिथियम एयर बैटरीज आर न्यूली डेवलप्ड बैटरीज रन ऑन एम्बिएंट ऑक्सीजन। तो आपको बताया था लिथियम एयर बैटरीज किसके ऊपर? ऑक्सीजन के ऊपर काम करती हैं। लिथियम एयर बैटरीज नए विकसित बैटरियां परिवेशीय ऑक्सीजन पर चलती हैं। दीज प्रॉमिस टू बी सस्टेनेबल एंड एनवायरमेंट फ्रेंडली टू स्टोर एनर्जी एंड पावर व्हीकल्स, हाउसेज एंड इंडस्ट्रीज। और ये ऊर्जा और बिजली वाहनों और घरों के उद्योगों के भंडारण के लिए टिकाऊ और ये पर्यावरण अनुकूल होने का वादा करते हैं। तो ये जो है लिथियम आयन बैटरीज का आपने उपयोग देखा। लिथियम एयर बैटरीज। लिथियम सल्फर बैटरीज। लिथियम सल्फर में जो आप बात करे थे कोबाल्ट की जगह यहाँ पर सल्फर का उपयोग कर लिया जाता है क्योंकि बैटरीज कैन पैक अप टू 5 टाइम्स मोर एनर्जी बाय द वेट एज मोस्ट ऑफ लिथियम एयर बैटरीज। तो लिथियम एयर बैटरियों की तुलना में लिथियम सल्फर बैटरियों का वजन के हिसाब से 5 गुना अधिक ऊर्जा पैक कर सकती है। तो ये अपने वजन के हिसाब से उससे 5 टाइम ज्यादा एनर्जी अपने साथ कैरी कर सकती है। LME बैटरीज, ये कौन सी बैटरीज होती हैं? इसको और पढ़ते हैं। कंबाइनिंग मोल्टन मेटल इलेक्ट्रोड्स। तो मोल्टन मेटल इलेक्ट्रोड्स with a solid electrolyte may offer a cheap scalable alternative to lithium ion batteries। तो पिघले हुए धातु इलेक्ट्रोड को ठोस इलेक्ट्रोलाइट के साथ मिलाने से लिथियम आयन बैटरीज का एक सस्ता स्केलेबल विकल्प मिल सकता है। A newly liquid metal electrolyte यानी liquid metal electrode battery made with a solid electrolyte and molten electrode has been developed by researcher working on rechargeable batteries। तो रिचार्जेबल बैटरीज पर काम कर रहे शोधकर्ताओं द्वारा ठोस और इलेक्ट्रोलाइट के पिघलाए हुए इलेक्ट्रोड से बनी एक नई तरल धातु इलेक्ट्रोड बैटरी विकसित की गई। Rather than the graphite electrode with lithium metal ions moving in and out, as in lithium ion batteries, LMEs are compromised liquid metal and can boost energy density of a cell by around 50%। तो क्या है? लिथियम धातु आयनों के अंदर और बाहर जाने वाले ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड की बजाय
जैसे कि लिथियम आयन बैटरी में LMLI तरल धातु शामिल होती है। तो इसमें क्या है, हम इसमें सॉलिड धातु ना करके तरल धातु का जो है इसमें जो है इस्तेमाल कर रहे हैं, और सेल ऊर्जा के घनत्व को लगभग 50% तक बढ़ा सकती है। तो जो सेल ऊर्जा है उसकी घनत्व को कितना, 50% तक बढ़ा सकती है, राइट। चलिए, दे आर कंपेरेटिवली इनएक्सपेंसिव एंड हैव अ लॉन्ग लाइफ स्पैन। लेकिन अधिकांश एलएमएल, अब ये क्या है, ये तुलनात्मक रूप से सस्ते हैं और जीवन काल में इनका लंबा जीवन काल है, लंबे समय तक। बट मोस्ट एलएमएल बैटरीज आर use molten salts as the electrolytes between two electrodes require a high operating temperature of 450 डिग्री सेल्सियस। अब दिक्कत क्या है कि इनके अंदर मोल्टन इलेक्ट्रोड चाहिए, और मोल्टन इलेक्ट्रोड के लिए 450 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए, और जब तक इतना टेम्परेचर नहीं होगा ये बैटरी काम नहीं करेगी। और आपको पता है फीजिबल नहीं है इतना टेम्परेचर गाड़ी में या किसी घर पे प्रोवाइड कराना जिस पे ये बैटरीज काम करें, तो इसीलिए इसका भी इस्तेमाल के रूप में नहीं किया जा रहा है। This present stability challenges, but recently scientists have developed a solid electrolyte with garnet-like structure, comprising of framework of lanthanum oxide and zirconium oxide that allow lithium ion to quickly zip through. तो यह स्थिरता चुनौती के प्रस्तुत करता है, लेकिन हाल ही में वैज्ञानिकों ने गार्नेट जैसी संरचना वाला एक ठोस इलेक्ट्रोलाइट विकसित किया है, जिसमें लैंथेनम ऑक्साइड और जिक्रोनियम ऑक्साइड का एक ढांचा शामिल है जो लिथियम आयन को तेजी से अंदर जाने की अनुमति देता है और सेल की जो है एफिशिएंसी को बढ़ा देगा। मेघराज क्लाउड इनिशिएटिव, इसको GI टैग मिला है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टैग मिला हुआ है। क्या है ये? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज इनिशिएटेड एन एम्बिशियस इनिशिएटिव, द GI क्लाउड, विच हैज बीन नेम्ड एज मेघराज। भारत सरकार GI ने क्लाउड कंप्यूटिंग के लाभों को मेघराज इन ऑर्डर टू यूटिलाइज हार्नेस द बेनिफिट ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। तो क्लाउड कंप्यूटिंग के लाभों को उपयोग करने के लिए एक महत्वाकांक्षी जो है पहल शुरू करी है, जिसको बोलते हैं GI क्लाउड की शुरुआत की है, जो मेघराज उसको, और GI क्लाउड का नाम क्या दिया, मेघराज। तो मेघराज जब भी न्यूज में होगा तो किससे आप याद करोगे, क्लाउड कंप्यूटिंग से। The aim of this initiative is to accelerate delivery of e-services in the country. It is hoped that this will ensure optimum utilization of the infrastructure and speed up the development of and deployment of the e-government application. तो आपने देखा होगा जो गवर्नमेंट की e-एप्लीकेशंस होती हैं या वेबसाइट्स होती है, उससे लाभकारी वेबसाइट से लोग लाभ उठा सके, ज़्यादा लोगों तक चीज़ों को पहुंचा सके, उसको लेकर इन्होंने जो है सरकार ने पहल शुरू करी है। इस पहल का उद्देश्य क्या है, दिशा में ई सेवाओं की डिलीवरी में तेजी लाना है। उम्मीद है कि इससे बुनियादी ढांचे का इस्तेमाल उपयोग सुनिश्चित होगा और ई गाँव एप्लीकेशन में विकास को तैनात, ई गाँव मतलब ई गवर्नमेंट एप्लीकेशन में विकास की तैनाती जो है, विकास जो है की तैनाती में तेजी होगी। माइक्रो मशीन्स क्या है? मेटल फ्री माइक्रोमीटर्स मेड अप फ्रॉम द ट्यूब्स एंड graphitic carbon nitride can swim through contaminated water, grabbing pollutants like lead, cadmium and copper. तो lead और cadmium और copper जो होते हैं, ये lead और cadmium पानी को दूषित और जहरीला बना देते हैं। तो ग्रेफाइट कार्बन नाइट्रेट की ट्यूबों से बने एक धातु मुक्त मोटर्स को जो है दूषित पानी में तैरा सकते हैं, यानी उनको पानी में छोड़ देते हैं, जिससे वो लेड, कैडमियम और तांबे जैसे प्रदूषकों को पकड़ सकते हैं। The researcher hope fleets of the micro machines could one day clean wastewater powered by sunlight and little added fuel. तो कहने का मतलब यह है कि जो शोधकर्ताओं को उम्मीद है कि माइक्रो मशीन्स को यानी माइक्रो मशीन्स है उनको बड़े पैमाने पे एक दिन सूर्य ऊर्जा से चलाकर और थोड़ा अतिरिक्त ईंधन द्वारा संचालित अपशिष्ट जल को साफ कर सकते हैं, यानी जो पॉल्यूटेड वाटर है उसको साफ किया जा सकता है सन एनर्जी और थोड़ा सा इनको जो है फैसिलिटी या फिर फ्यूल प्रोवाइड करके। नेशनल इनिशिएटिव फॉर डेवलपमेंट एंड हार्नेसिंग इनोवेशंस, निधि योजना। क्या है निधि योजना? नेशनल Initiative for Development and Harnessing Innovations. It is an umbrella program pioneered by DST, Department of Science and Tech,
डीएसटी का मतलब होता है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक। और अम्ब्रेला का मतलब नहीं है ये छाता, यानी ये बहुत सारी स्कीम को एक साथ जोड़े हुए हैं। Umbrella program pioneered by DST with an aim to nurture knowledge based and technology driven ideas and innovation into successful startup companies। तो ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक प्रोग्राम है। यह सफल स्टार्टअप और कंपनियों में ज्ञान आधारित और प्रौद्योगिक संचालित विचारों को नव विचारों को बढ़ावा देने का उद्देश्य से डीएसटी द्वारा शुरू किया गया एक व्यापक कार्यक्रम है। द प्रोग्राम by design Nidhi by design connects and strengthens all the links of the innovation chain, scouting, sustaining, securing, scaling, and showcasing. And the key stakeholders of the program include various departments and ministries of the central government, the state government, and the academic and research and development institutions। तो यह जो कार्यक्रम है निधि कार्यक्रम डिजाइन द्वारा नवचार श्रृंखला, स्काउटिंग, रखरखाव, सुरक्षा, स्केलिंग और प्रदर्शन के सभी लिंकों को जोड़ता है और मजबूत करता है। और कार्यक्रम के जो प्रमुख हितधारकों को में जैसे कि केंद्र सरकार हो गए, राज्य सरकारों को, अकादमिक और विभिन्न विभागों के मंत्रालयों में शामिल है और R&D संस्थाएं भी। A completing component of Nidhi that support each stage of budding startup companies is the program प्रयास। अब एक प्रयास क्या है? प्रमोटिंग एंड एक्सेलरेटिंग यंग एंड एस्पायरिंग इनोवेटर्स एंड स्टार्टअप्स। तो जो स्टार्टअप है, आप देखा होगा इंडिया में स्टार्टअप कल्चर को ज़्यादा जो है सपोर्ट किया जा रहा है, क्योंकि स्टार्टअप कल्चर से स्टार्टअप जब एक कंपनी बनती है उससे एम्प्लॉयमेंट आती है, रोजगार आता है। तो निधि का एक पूरा घटक जो उभरती हुई स्टार्टअप कंपनियों के प्रत्येक चरण को समर्थन करता है। ये निधि का ही एक जो है पार्ट है, कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट है। वह कार्यक्रम है प्रयास, युवा और महत्वाकांक्षी इनोवेटर्स और स्टार्टअप को बढ़ावा देने का तेज करना, which aims to support innovators to build prototypes of their ideas by providing a sizable grant and access and fabrication laboratory। तो इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य इनोवेटर्स को एक बड़ा जो है बड़ा प्रदान करना, एक बड़ा सपोर्ट जो है प्रदान करना और उनके विचारों को प्रोटोटाइप बनाने में सहायता करना। तो जो उनके थॉट है उनका प्रोटोटाइप बनाना, एक सैंपल बनाना और फिर दिखाना कि वो क्या कर सकता है। अनुदान और निर्माण प्रयोगशाला यानी फैब लैब तक पहुंच। नीम क्या होता है? एनसीयू नीम कोटेड यूरिया, ये अभी बड़ा न्यूज में था। नीम कोटेड एरिया, इसको और समझते हैं। यूरिया इज वेरी कॉमनली यूज फर्टिलाइजर दैट प्रोवाइड द रिक्वायर्ड नाइट्रोजन फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट। तो यूरिया किस लिए? जो यूरिया एक उर्वरक है, ये नाइट्रोजन, देखो प्लांट्स के लिए नाइट्रोजन बहुत जरूरी होती है उनकी ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए। तो वो मुख्य तौर पर जब प्लांट शुरुआती अवस्था में होता है तो वो नाइट्रोजन ले नहीं पाता, तो वो जमीन से नाइट्रोजन जो है शोषित करता है। तो जमीन में इतनी नाइट्रोजन नहीं हो पाती है, तो इसीलिए अलग से यूरिया डाला जाता है ताकि नाइट्रोजन पौधों को मिले और जिससे वो इस्तेमाल कर कर ग्रोथ करें। उर्वरक जो पौधों की वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक नाइट्रोजन प्रदान करता है और भारत में बहुत बड़ी मात्रा में निर्मित होता है। और इंडिया में यूरिया बहुत बड़ा जो है यूरिया के प्लांट है और काफी बड़ी मात्रा में जो है इंडिया में प्रोड्यूस होता है। हाउएवर इट इज लेस इफेक्टिव देन द नीम कोटेड यूरिया। हालांकि यह नीम लेपित यूरिया की तुलना में कम प्रभावी है। अब नीम कोटेड यूरिया क्या है? विच इज यूरिया कोटेड विद 89% ऑफ नीम ऑयल। तो यह वो यूरिया है जिसको 89% नीम के तेल यानी से लेपित है, यानी उसके ऊपर कोटेड कर दिया गया नीम ऑयल। द गवर्नमेंट हैज रिसेंटली मेड इट मैंडेटरी फॉर द मैन्युफैक्चर टू प्रोड्यूस 100% एनसीयू व्हिच इज बेनिफिशियल फॉर द एनवायरनमेंट एंड हेल्प्स इन कर्बिंग द इलीगल यूरिया डाइवर्जन फॉर इंडस्ट्रियल यूज। तो सरकार ने हाल ही में निर्माताओं को 100% जो है नीम एनसीयू का उत्पादन अनिवार्य कर दिया है, जो पर्यावरण के लिए फायदेमंद है और औद्योगिक उपयोग के लिए अवैध यूरिया डाइवर्जन को रोकने में मदद करता है। अब क्या होता है, फर्टिलाइजर पे सरकार सब्सिडी देती है। अब इंडस्ट्रीज में जहां जहां नाइट्रोजन की जरूरत होती है तो वहां वहां यूरिया का इस्तेमाल करके वहां से नाइट्रोजन बना ली जाती है। तो अगर नीम कोटेड होगा तो वो सिर्फ पेड़ों के लिए ज्यादा फायदेमंद होगा, ना कि इंडस्ट्रियल यूज। तो उससे क्या होगा कि इलीगल जो है उसका यूज है उसको पकड़ सकते हैं। द नॉर्मल यूरिया इज हाईली सॉल्युबल एंड वोलेटाइल मटेरियल अप टू 40% लेस एफिशिएंट देन एनसीयू। तो जो
सामान्य यूरिया एक अत्यधिक घुलनशील और दूसरी ओर एक अधिक घुलनशील और स्थिर सामग्री है और NaCO की तुलना में 40% कम कुशल है। Which on the other hand NaCO act as a physical barrier slowing down the process of solubility and volatile। तो वहीं अगर हम बात करें NaCO की, तो यह एक भौतिक बाधा के रूप में कार्य करता है और घुलनशीलता और अस्थिरता की प्रक्रिया को धीमा कर देता है। NaCO also destroy the roundworms parasites found in the soils and kill the bacteria which is denitrifies urea and release nitrogen to the atmosphere। तो जो NaCO है वो NaCO मिट्टी में पाए जाने वाले राउंडवॉर्म परिजीवियों को नष्ट करता है और बैक्टीरिया को मारता है जो यूरिया को डीनाइट्रिफिकेट करके दोबारा उसको वायुमंडल में छोड़ते हैं। तो अभी यूरिया जमीन पे चाहिए, वो वायुमंडल में छोड़ रहे हैं। नोलाइन फिनोल एथॉक्सिलेट्स क्या होते हैं? 13 different NPEs, 13 अलग अलग NPEs present in several cleaning agents and paints are dangerous to the environment। NPEs nonyl phenol nonyl phenol ethoxylates break down in the environment into nonyl phenol, one of the most nitrous examples of sulfur of present bioaccumulated and toxic chemicals PBTs। तो जो नॉनिल फिनोल एथिलेट्स के 13 अलग अलग ANPI जो हैं कई सफाई एजेंट मौजूद हैं और पेंट में पर्यावरण यानी वो सफाई एजेंट यानी क्लीनिंग और पेंट के अंदर मौजूद होते हैं और पर्यावरण के लिए खतरनाक है। पर्यावरण में टूटकर नॉन फेनॉल यानी क्या बनाएंगे? नॉनऑयल फेनॉल में बदल जाते हैं जो लगातार बने रहने वाले जैव संचयी और विषकत रसायन PBT के रूप में कुख्यात उदाहरण है। Widely recognized for the extreme aquatic toxicity to fish and wildlife, NPEs may also threaten the health of the developing fetus and young children। तो ये मछली और वन्य जीवन के लिए अत्यधिक जलीय विषकतता के लिए व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त और NPI और NP विकासशील भ्रूण यानी जो पेट में मदर के जो पेट में जो वॉर्म होता है उसके लिए खतरनाक होते हैं, फीटस के लिए और बच्चों के लिए। Despite being phased out of laundry detergent, widespread use in other consumer product routinely release NPs into our homes and environment। तो बावजूद इसके कि इसको जो है कपड़ा धोने डिटर्जेंट के चरण तरीके से बाहर होने के बावजूद अन्य उपभोक्ता उत्पादों में व्यापक उपयोग नियमित रूप से हमारे घरों और पर्यावरण से NPI जारी करता है। Octosrilin is a common sunscreen ingredient. It is harmful to corals and its highly concentration in sweeter impairs fatty acid metabolism in corals, thus damaging reefs and causing eco degradation। तो ऑक्टाक्राइलिन एक सामान्य सनस्क्रीन घटक है। यह मूंगों के लिए हानिकारक है क्योंकि समुद्री जल में इसकी उच्च सांद्रता मूंगों के लिए फैटी एसिड चयापचय को बाधित करती है और इससे के प्रकार चट्टानों को नुकसान पहुंचाती है। अब आता है हमारा पेट्रो प्लांट्स। मिनरल ऑयल्स और फॉसिल फ्यूल्स नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है एनर्जी के, सप्लाई इज लिमिटेड और उनकी जो आपूर्ति है वो सीमित है। सो द साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड सम पोटेंशियल प्लांट स्पीशीज विच लिक्विड हाइड्रोकार्बन्स कैन बी ऑब्टेन्ड। तो वैज्ञानिकों ने कुछ संभावित पौधों की प्रजातियों को खोज की है जिनके तरल हाइड्रोकार्बन्स प्राप्त किए जा सकते हैं और उनके हाइड्रोकार्बन से क्या हो सकता है? ईंधन के तौर पे। सच प्लांट्स अमंग बिलोंगिंग टू द फैमिलीज ऑफ एपोक्लिनेशिया और जैसे कुछ जो ऐसे पौधे प्रमुख रूप से एपोसिलिनेसिया, एस्क्लोपेडिशिया और यूफ्रोबिएसी स्पॉन्टेसी आदि परिवार से संबंधित है। तो एक्लोपिनेसी हो गया, एक्सप्लेडिशी हो गया, यूफ्रोबेसी हो गया, स्पानटोसी हो गया और ये सब क्या है? पेट्रो प्लांट्स के इसमें आते हैं। इन लिक्विड हाइड्रोकार्बन प्रेजेंट इन प्लांट्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू पेट्रोलियम। तो इनके अंदर जो लिक्विड हाइड्रोकार्बन है उनको पेट्रोलियम में परिवर्तित किया जा सकता है। कंसिडर द अमाउंट ऑफ रिसर्च इज गोइंग ऑन इन इंडिया at an Indian Institute of Petroleum IIP Dehradun to increase the biomass of the petro plants and an effective method of converting hydrocarbon into petroleum। तो भारत में पेट्रो संयंत्रों
के बायोमास को बढ़ाने के लिए हाइड्रोकार्बन को पेट्रोलियम में परिवर्तित करने के लिए प्रभावी तरीकों पर भारतीय पेट्रोलियम संस्था आईपीपी देहरादून में काफी मात्रा में शोध चला रहा है। The use of jatropha oil is particularly as biodiesel in rural and forest communities has been used for several years in India. तो जट्रोफा तेल का उपयोग विशेष रूप से ग्रामीण और वन्य समुदायों में बायोडीजल के रूप में भारत में कई वर्षों से किया जा रहा है। इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द जट्रोफा प्लांट, तो इसको जट्रोफा प्लांट से जो है प्राप्त किया जाता है। इट इज कॉस्ट इफेक्टिव एज इट कैन बी यूज्ड एज सच एज ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट विदाउट रिफाइनिंग। तो यह लागत में प्रभावी है क्योंकि इसे बिना परिष्कृत किए पौधे से प्राप्त किए गए रूप में उपयोग किया जा सकता है। अब आता है फोटोडायनेमिक थेरेपी। क्या पीडीटी क्या होती है? पीडीटी हेल्प्स टू डिस्ट्रॉय ट्यूमर deep inside the body. It is nanoparticle based technology involving administration of low doses and deeply penetrating x-rays which then set off cascade of effects that kill cancer cells. Conventional cancer cell therapies. तो अभी देखते हैं फोटोडायनेमिक थेरेपी, ये ट्यूमर और कैंसर के लिए जो है लाभकारी है। पीडीटी शरीर के अंदर ट्यूमर को नष्ट करने में मदद करता है। यह एक नैनोकण आधारित तकनीक है जिसमें गहराई से प्रवेश करने वाली एक्सरे किरणों को कम खुराक के प्रकाशन शामिल होता है जो फिर कैंसर कोशिकाओं को मारने वाले प्रभावों को एक समूह स्थापित करता है। Conventional cancer therapies such as chemotherapy and radiation can damage healthy tissues along with tumor cells, causing painful side effects. तो क्या होता था, जो कीमोथेरेपी और विकिरण जैसे पारंपरिक कैंसर चिकित्सक ट्यूमर कोशिकाओं को साथ साथ स्वस्थ उत्तकों को भी नुकसान पहुंचा सकता था, जिससे दर्दनाक दुष्प्रभाव हो सकते हैं। बट पीडीटी ऑफर अ वे टू ग्रेटर ट्रीटमेंट टू डिजीज सेल। तो पीडीटी क्या करता है, सिर्फ जो कोशिकाएं रोगग्रस्त है, जो खराब है, उन्हीं को नष्ट करता है। In this technique, a photosensitizer molecule is administered into the patient's bloodstream and applied to the skin. तो इस तकनीक में फोटोसेंसिटाइजर अणु को रोगी के रक्त प्रवाह में डाला जाता है और त्वचा पर लगाया जाता है। The shining light of particular wavelength onto tumors activated the molecules which transfer their energy to nearby oxygen molecule to generate reactive oxygen species that kill cells nearby. तो यह ट्यूमर की एक विशेष तरंग दायरे पर चमकती रोशनी को अणुओं को सक्रिय कर देता है, जो प्रगतिशील ऑक्सीजन प्रजातियों को उत्पन्न करने के लिए अपनी ऊर्जा के आसपास के ऑक्सीजन अणुओं को स्थानांतरित कर देता है, जो आसपास की कोशिकाओं को मार देते हैं। क्यूबिट, इट इज अ क्वांटम एनालॉग ऑफ द बिट एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन। राइट, चलिए। सत्यम, साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ योगा एंड मेडिटेशन। इन ईयर 2015, तो 2015 में द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक conceptualized a new interdisciplinary research program called Satyam under its Cognitive Science Research Initiative CSRI की, because yoga and meditation are interdisciplinary endeavors that interface the neurosciences, medicine, psychology, philosophy, etc. योग और ध्यान का विज्ञान और प्रौद्योगिक वर्ष 2015 में डीएसटी विज्ञान और प्रौद्योगिकी नामक एक नए अत्यंत विषय अनुसंधान कार्यक्रम की कल्पना की। योग और ध्यान सत्यम इसके संज्ञानात्मक विज्ञान अनुसंधान पहल CSRI के तहत, क्योंकि योग और ध्यान अत्यंत विषय प्रयास हैं जो तांत्रिक विज्ञान, चिकित्सा, मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र आदि के साथ इंटरफेस करते हैं, जुड़े हुए होते हैं। दिस कॉम्प्रिहेंसिव रिसर्च प्रोग्राम ऑन योगा एंड मेडिटेशन इज एक्सपेक्टेड टू वेरियस चैलेंजिंग कन्फ्रंटिंग फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ इश्यूज। योग और ध्यान पर इसके व्यापक शोध कार्यक्रमों से विभिन्न चुनौतीपूर्ण मुद्दों को संबोधित करने की उम्मीद है, जो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करेंगे। स्कूटॉइड क्या होता है? स्कूटॉइड, साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड अ न्यू शेप कॉल्ड स्कूटॉइड व्हाइल स्टडीइंग द नेचर ऑफ मॉड्यूलिंग टिश्यूज टू फॉर्म द स्किन कैविटी लीनिंग ऑन द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑर्गन। तो त्वचा गुहा स्तर पर अंगों का निर्माण खंडनों को बनाने के लिए उत्तकों की प्रकृति द्वारा ढलने का एक तरीके का अध्ययन करते हुए वैज्ञानिकों ने एक नए आकार की खोज की है, जिसको बोला गया स्कूटॉइड कहा जाता है। दिस शेप हैज 5 साइड्स एंड 1 एंड and 6 on the other end in a triangular surface of 1 on its longer edges। तो ये
तरीके का आकार है। आकृति के सिर पे 5 भुजाएं और दूसरे सिर पर 6 भुजाएं और इसके लंबे किनारों पर एक और त्रिकोणीय सतह है। Scientists has referred to be the twisted prism kind of shape that allow the tissues to mold around organs। तो वैज्ञानिकों ने इसे मुड़े हुए प्रिज्म के आकार के रूप में संदर्भित किया है जो उत्तकों के अंगों को चारों ओर ढलने की अनुमति देता है। एपिथेलियल टिश्यूज जो हमारी बॉडी के स्किन पे रहते हैं, वन ऑफ द 4 काइंड ऑफ टिश्यूज दैट form the human body is composed of epithelial cells packed together in a particular formation has been given a nifty name scotoid। तो उपकला उत्तवक मानव शरीर बनने वाले 4 प्रकार के उत्तवकों में से एक है। उपकला कोशिकाओं से बना होता है जो एक विशेष संरचना के साथ पैक होते हैं, जिन्हें एक अच्छा नाम दिया गया है, स्कोटॉइड। सोलर एनर्जी डिवाइसेस और सोलर सेल, तो ये तो सबसे ज्यादा काम, यह आपको पता ही होगा, बहुत कॉमन है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिसीव्ड बाय 1 स्क्वायर मीटर ऑफ अर्थ सरफेस ओवर अ पीरियड ऑफ 24, तो 1 स्क्वायर मीटर पर जो अर्थ के पास जो एनर्जी मिलती है वो होती है 164 वाट। सो द एंटायर प्लैनेट रिसीव्स अप्रोक्सीमेटली 84 टेरावाट्स ऑफ एनर्जी विच इज अ क्वाइट अ स्मॉल अमाउंट। तो पूरे प्लैनेट को 84 टेरावाट एनर्जी मिलती है। In order to utilize solar energy for practical purposes, we need to have mechanism to collect it over a large area over a long period of time or both। तो कहने का मतलब ये है कि इतनी ज़्यादा एनर्जी, यानी जो सौर ऊर्जा है, इसे एक बड़े क्षेत्र या लंबी अवधि में या दोनों को एकमात्र करने के लिए एक तंत्र की आवश्यकता है, एक मैकेनिज्म की आवश्यकता है। इन अदर वर्ड, टू गो फ्रॉम एनर्जी रिसीव टू एनर्जी जनरेटेड। तो दूसरे शब्दों में प्राप्त ऊर्जा से उत्पन्न ऊर्जा तक जाने के लिए सौर ऊर्जा या ऊष्मा बिजली में परिवर्तित करने की आवश्यकता होती है। तो एनर्जी इसमें क्या होती है, रिसीव होती है। तो इसमें हम क्या करते हैं, हीट को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। कॉमनली यूज सोलर कुकर्स, तो जैसे सोलर कुकर हो गए, सोलर वाटर हीटर हो गए, तो ये एनर्जी को इकट्ठा करके उसको हीट में बदल देते हैं। और सोलर सेल्स क्या करते हैं, उस एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में बदल देते हैं। The first solar cell based on selenium chip was fabricated in 1954। तो जो पहला सोलर सेल है वो कब बनाया गया, 1954। It could be converted less than 1% of solar energy into electricity। तो वह 1% से भी कम सौर ऊर्जा को बिजली में परिवर्तित कर सकता था। मॉडर्न सोलर सेल, जो आधुनिक सोलर सेल की क्षमता 25% तक होती है। सिलिकॉन इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मटेरियल इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोलर सेल्स। तो सिलिकॉन का अधिक उपयोग किया जाने वाली सामग्री में है, क्योंकि इसका जो उपयोग पर्यावरण के लिए अनुकूल होता है। और अभी भी इसके ऊपर काफी ज्यादा रिसर्च जो है सोलर सेल्स के ऊपर की जा रही है। स्पिनट्रॉनिक्स क्या होता है, स्पिन इलेक्ट्रॉनिक्स और स्पिनट्रॉनिक्स इंक्लूड द स्टडी ऑफ रोल प्लेड बाय इलेक्ट्रॉन स्पिन इन डिवाइसिंग exploiting spin properties of electronics instead of charge carried by the electronics। तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अपने शेल में स्पिन भी करते हैं, यानी घूमते भी हैं। तो उसको लेकर स्पिनट्रॉनिक्स आया कि स्पिन इलेक्ट्रॉनिक्स या स्पिनट्रॉनिक्स में इलेक्ट्रॉनिक्स द्वारा किए गए चार्ज की बजाय इलेक्ट्रॉनिक्स के स्पिन गुणों का शोषण करने वाले उपकरणों और इलेक्ट्रॉन स्पिन द्वारा निभाई गई भूमिका अध्ययन शामिल है, यानी इलेक्ट्रॉन स्पिन पे स्टडी करते हैं। अ गुड एग्जाम्पल इज इट रोल इन सेमीकंडक्टर फिनोमेना एट टू सम एक्सटेंट। तो इसका जो है हम उपयोग सेमीकंडक्टर में देखने को कर सकते हैं। टेक्राइड क्या है, इट इज एन enigmatic compound of technetium that has very recently been identified using chemical detective work and computer modeling। तो यह टेक्टिनियम का एक रहस्यमय यौगिक है जिसे हाल ही में रासायनिक जासूसी कार्य और कंप्यूटर मॉडलिंग के उपयोग करके पहचाना गया। न्यूक्लियर केमिस्ट हैव बीन रनिंग इनटू अ volatile red oxide of titanium, a radioactive material, since at least the 1960s। molecules unusual chemistry may explain why it has proven so difficult to unmask its structure, so also because a टेक्नेटियम रेडियोएक्टिविटी। तो परमाणु रसायनक कम से कम 1960 के दशक से रेडियोधार्मिक धातु टेक्टिनियम के विशेषली लाल ऑक्साइड के बारे में सोच रहे हैं। और ये इतना ज्यादा अनयूजुअल है और इतना ज्यादा इनिग्मेटिक है कि इसके बारे में अभी तक इसके स्ट्रक्चर को लेकर, इसकी रेडियो एक्टिविटी को लेकर बता नहीं पाए। अणु के सामान्य रासायनिक शास्त्र के बात बता सकती है कि इसकी संरचना का उजागर करना इतना मुश्किल क्यों साबित होता है, टेक्नोनियम रेडियम के धर्मिकता के कारण भी, तो रेडियो एक्टिविटी के कारण भी इसका स्ट्रक्चर जो है हम शायद नहीं बता पा रहे हैं।
तो यहाँ पर ये हमारा लेक्चर खत्म हुआ। जो मेनली जो आपके जो पॉइंट्स थे उनको बस आपको एक बार देखना है और समझ लेना है। बाकी ये सब चीजें करंट अफेयर्स की चीजें हैं, जब करंट अफेयर्स में आएंगी तो आपकी परीक्षा में पूछ ली जाएंगी। तो आज के लेक्चर को हम यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी का शुक्रिया आज के लेक्चर में उपस्थित होने के लिए। बाकी आपसे मुलाकात और बातें होंगी अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आप इनको अच्छे से पढ़िए, समझिए। धन्यवाद आप सभी का।